नमस्कार। स्वतंत्र थिएटर पुनश्च आप सभी का स्वागत करता है। प्रस्तुत है स्वतंत्र थिएटर की शानदार पेशकश, बच्चों का नाटक, हमारे नन्हे कलाकारों का नाटक। निर्देशक धनश्री हेबड़ीकर अभिजीत चौधरी, निर्माता श्री युवराज शाह। प्रस्तुत है वीरांगनाएं। हमारे घर में बुद्धि की कोई कमी ही नहीं है। ये तो
निर्मल बहती जाए, जिसमें हर दिन नई कहानियां जन्म पाए। कुछ लहरें सूरज सी रोशन जगमग करती शान से, तो कुछ छुपके से सागर से मिलती गुमनाम अपनी मान से। और उन गुमसुम लहरों में होती सागर सी गहराई, कितनी हिम्मत, कितने सपने, कितनी अनकही सच्चाई। जैसे सीपी में मोती सोए या मिट्टी में फूल मुस्काए, यहाँ तक है ये गाथा है भी कोई तो उनको सुन पाए कोई या कह पाए कोई। बस यही तो एक आस है, वरना कितनी ही नायाब नगीनी यूं ही बन जाते इतिहास है। और उन हीरो की चमक से ही तो बनता है ये जीवन हार। एक भी हीरा कम हो तो सुंदरता कैसे हो साकार। वाह सखी, तुमने तो आज मेरे मन की क्यारी में फूल खिला दिए। और ये बात भी सच है कि हम दोनों के पति अपने अपने इलाके में मशहूर हैं, और उनके किस्से, उनके कहानियां पूरी दुनिया सुनती है। और उनके हौसले की लौ से रोशन है आज भी ये चमन। तो चलिए आज हम इस मंच पे कदम आज धरते हैं। और बताओ तुम्हारे गोपाल भांड कैसे है? अरे मेरे गोपाल भांड तो कभी कभी घर में ही अपनी अदालत लगा के बैठते हैं, और दूध वाले ने जरा सा भी पानी मिला दिया तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे प्रश्न पूछते हैं बोला? ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बेचारा अपनी गलती मान कर ही दम ले। वो कहते हैं शांति न्याय तो न्याय होता है, चाहे वो घर में हो या राज दरबार में हो। और मेरे नसरुद्दीन, उन्होंने तो घर में हंसने पर भी कानून बना रखा है। वो कहते हैं अरे भाई, हंसने से पहले 3 बार कभी भी सोचा कर, क्या पता हंसी किसी गलत बात पे ना निकल जाए। और फिर खुद ही कोई चुटकुला सुनाकर सबसे पहले ठाका लगता है। हम सबको घूर कर देखते हैं कि हमने हंसने से पहले 3 बार सोचा या नहीं। तो चलिए आज कहानी हम देखते हैं उस निडर और स्वाभिमानी रानी की। तो ये सुनिए, देखिए और जानिए कहानी कित्तूर चन्नम्मा की। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सदाशिव, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम नमः शिवाय। चन्नम्मा कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सूर्य की पहली किरण आंगन में पड़ती नहीं कि तुम ओझल हो जाती हो। माँ, मैं तो यही थी, अपने घोड़े को तैयार कर रही थी। आज मैं अपने मित्रों के साथ घुड़सवारी करने जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी हमारे आराध्य देव की पूजा कर कुदल संगमा से लौट रहे हैं, और किसी मिशन पहुँचते ही होंगे। हाँ माँ, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। पता है माँ, आज गुरुजी मुझे नृत्य कला के कुछ डांस पेच सिखाने वाले हैं। माँ, मुझे देर हो रही है। माँ, मैं चलती हूँ, पिताजी के आने से पहले लौट आऊंगी। चन्नम्मा, सुनो चन्नम्मा। ये है मेरी चन्नम्मा, नटखट, जिद्दी पर साहस से भरी हुई। अपनी उम्र की बाकी लड़कियों की तरह वो गुड्डे गुड़िया से नहीं खेलती। कभी तलवार, कभी युद्ध कौशल, कभी घोड़सवारी। स्वयं शिव की ज्वाला मुझे उसमें दिखाई देती है। पर माँ होना, बस एक ही कामना है। हे कुदल संगमा देवा, मेरी बेटी की इस ज्योति को सदैव अपने चरणों में स्थान दो। सदैव जलाए रखना, सदैव जलाए रखना।
वाह चिन्नम्मा वाह, तुम इसी तरह अभ्यास करती रहोगी तो जल्द ही युद्ध कौशल में निपुण हो जाओगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी अपने पिता की तरह केकती का नाम रोशन करोगी। आओ अब हम तलवार चलाने का अभ्यास करते हैं। तलवारबाजी एक कला है, तलवारबाजी में कौशल तलवार के धार से नहीं परंतु शारीरिक लचक और तेजी और चपलता से आता है। धनुर्विद्या एक ऐसी कला है जिसमें श्वास पे नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। ये हृदय और मन का मिलन है। कलरीपेटू सिर्फ भारत की नहीं परंतु पूरे विश्व की सबसे प्राचीन युद्ध कला है। कलरीपेटू एक चित्रकला जैसे है जिसमें शरीर और मन से आध्यात्मिक ऊर्जा निर्माण होती है। हम लौटे तो तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम युद्ध कलाओं का अभ्यास कर रही हो। हमसे रहा नहीं गया, हम स्वयं चले आए देखने। क्या हमारी बिटिया लगन से अभ्यास कर ही रही है? प्रशिक्षण कैसा चल रहा है गुरुदेव? प्रणाम महाराज। महाराज, चिन्नम्मा पर स्वयं शिव की कृपा है। धनुर्विद्या, तलवार और युद्ध कौशल, चिन्नम्मा सभी कलाओं में निपुण होती जा रही है। आपकी जितनी भी प्रशंसा करे वो कम है कि आपने अपनी पुत्री के हुनर को परख उसे निखरने का पूर्ण अवसर दिया है। हम आपके आभारी हैं गुरुदेव। मुझे पूरा विश्वास है पद्मावती, चिन्नम्मा जहाँ कहीं भी विवाह करके जाएगी उस प्रांत में उसका नाम सदैव लिया जाएगा।
की जान ले रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए। और अगर मेरी तीर में इतनी शक्ति है तो उसे किसी उत्सव या खेल में नहीं, किसी की रक्षा में चलाना चाहिए। मैं अपने गुरु और पिताजी से अनुमति लेकर ही कोई कदम उठाऊंगी। पर याद रखो, वीरता दिखावा नहीं, जिम्मेदारी होती है। केतकी प्रांत की राजकुमारी देवी चन्नम्मा का विवाह चित्तूर के राजा इनके साथ मलसर के साथ पूर्ण होता है। आज से देवी चन्नम्मा के नाम से जानी जाएगी। आप सब अपने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद दीजिए। मैं चलता हूँ, मेरा काम पूर्ण हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, कितना अच्छा दिन है।
कहते हैं अब तुम कित्तूर की रानी हो, पर भीतर से मैं अभी भी वही चेन्नम्मा हूँ, जिसे घोड़ों की टापें लोरी लगती थी, जिसे तलवार की चमक चांदनी से ज्यादा प्यारी लगती थी। ये महल सुंदर है पर अनजाना भी। हर कोना, हर मुस्कुराहट, हर परंपरा मुझे कुछ न कुछ सिखा रही है। महारानी, आज सभा में सैनिकों के अनाज और हथियारों की व्यवस्था के विषय में जो विवेकपूर्ण तर्क आपने रखा वो अत्यंत सराहनीय है। राज्य की सुरक्षा और सैनिकों का उत्साह दोनों के लिए ये बहुत आवश्यक था। महाराज, एक और बात है जो मुझे चिंता में डाल रही है। सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे जमींदार और किसानों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। यदि इसे समय पर ढंग से सुलझाया ना गया तो हमारे राज्य के लिए खतरा हो सकता है। मेरा मानना है इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी अब आपके न्याय बुद्धि पर छोड़ दूं। शेट्टी जी और मैं पेशवाओं के एक महत्वपूर्ण स्नेह समझौते के लिए निकल रहे हैं। आप बालप्पा जी से सलाह लेकर निर्णय लें। राज्य की गरिमा अब आपके हाथों में सुरक्षित है। बालप्पा, मैं अभी भी इस महल को पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। ऐसे में मैं इतने बड़े निर्णय का भार, क्या मैं सचमुच तैयार हूँ? महारानी, राज्य का अधिकार केवल आदेश देने का काम नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने की कला होती है। जमींदारों के बिना व्यवस्था संभव नहीं, किसानों के बिना जीवन नहीं, और आपका काम है इन दोनों के बीच न्याय का पुल बनाना। ये कठिन रहा है पर जनता तभी मजबूत होगी जब उन्हें लगे कि उन्हें सुना जा रहा है। आपका निर्णय इन दोनों पक्षों का सम्मान करेगा और यही सच्ची शक्ति है। डर तो है, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि सच्चा साहस सिर्फ आदेश देना नहीं बल्कि आवाज को सुनना है। हम आपके साथ हैं महारानी। आपकी सोच ही इस राज्य की नई कहानी लिखेगी। आइए बालप्पा, हमें तुरंत इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रतिनिधि मंडल का गठन करना होगा। जब मैं केकती में गुरुजी से धनुर्विद्या सीखा करती थी तब वे मुझे समझाते थे कि निशाना तो कोई भी लगा सकता है, तो एक अच्छा योद्धा वो है जो ये जानता है कि कब बाण को धनुष पर थामे रखना और कब छोड़ना है। वक्त ने मुझे राजनीति के सारे डाव पेच सिखाए। मैंने सीखा कि न्याय केवल कागज पर नहीं, आंखों की नमी और खेत की सूखी दरारों में भी दिखता है। राजा मलसरजा ने मुझे कभी एक महज रानी नहीं समझा। उन्होंने मुझ में एक साझेदार देखा और वो ही सबसे बड़ी शक्ति थी मेरी। और फिर ये आया, ये मेरे गोद में सोया जीवन, जिसने मुझे एक लड़की से एक औरत बनाया। अब मेरे फैसले केवल एक राज्य के लिए नहीं, इसके लिए भी है जिसका कल आज मेरे बाहों में है। महाराज, आपको मना किया था स्वयं को कष्ट देने से। आपको विश्राम गृह में होना चाहिए था। अब यहाँ क्यों आए? महारानी, हम इन्हें रोकना चाहते थे पर इन्होंने कहा मेरी सांस चले न चले, दरबार की गरिमा बनी रहनी चाहिए। राजवैद्य ने भी इन्हें समझाया था महारानी, पर जब से महाराज पेशवाओं के गिरफ्त से लौटे हैं तब से उनका शरीर अधिक श्रम सहने की स्थिति में नहीं है। महाराज, आपको पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। महाराज, फिर राज्यसभा है सिद्धप्पा और यह राज्य मेरा कर्तव्य। यह आकर ही तो मैं स्वयं को जीवित महसूस करता हूँ। महाराज, राज्य तो चलता रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य। बैठने दो। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अंतिम बार चन्नम्मा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तीर की तरह स्पष्ट थी तुम्हारी दृष्टि, निडर, सीधी और तेज। तुमने लोगों के साथ न्याय किया,
लोगों का मन जीता। लेकिन आज मैं तुमसे एक और युद्ध जीतने की प्रार्थना करता हूँ। महाराज, ऐसी बात मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। शरीर चला जाता है चन्नम्मा, पर जो राज्य को मन से थामे वो सच्चा शासक होता है। मैं कित्तूर तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। कित्तूर को अब एक रानी नहीं, एक माँ चाहिए जो इनकी सीमाओं की रक्षा करे, इनके बच्चे की भलाई सोचे और इसका मान कभी झुकने न दे। मैं वचन देती हूँ महाराज, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं कित्तूर का सिर कभी नीचा नहीं होने दूंगी। अब मैं निश्चिंत हूँ। गुरुजी, अब यहाँ कैसे? आप मुझे प्रणाम स्वीकार करने क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपकी विद्यार्थी हूँ। मैंने जो कुछ आपसे पाया है उसके लिए मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। चन्नम्मा, मुझे महाराज मलसरजा की मृत्यु की खबर मिली। तुम्हारे दिल पर कैसा आघात हुआ होगा। उसके बाद तुरंत तुम्हारे पुत्र की मृत्यु। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सोचा कि तुमसे मिलकर आऊं। चन्नम्मा, जो लोग भीतर से धैर्यवान होते हैं उन्हें ही ऐसी चुनौतियां मिलती जाती है। मुझे पता है कि तुम अंदर से टूट गई हो, लेकिन वो दिन याद करो जब तुम मुझसे धनुर्विद्या और तलवारबाजी सीखा करती थी। वो साहस, वो बल तुम्हारे रगों रगों में दौड़ता है। उसे ही वापस जागृत करो। तो कित्तूर का नियंत्रण अब तुम्हारे हाथों में है। कित्तूर को एक महान राज्य बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। जी गुरुजी, आपने यहाँ आकर मुझे पुनः नई ऊर्जा दी है। अब मेरे ये नेत्र और आंसू नहीं बहाएंगे। मुझे तुम पर गर्व है चन्नम्मा। मैं आपकी आभारी हूँ गुरुदेव, धन्यवाद। Official that Malsarj, Raja Malsarj is dead. There is no surviving heir from any of its queens. It's confirmed by our sources that all of its sons are dead. There is no direct male successor, which means doctrine of lands. No king, no child. Kittur becomes property of the British Empire. Prepare a letter. Let the Queen know that Kittur is now a part of the British crown. Go! शिवलिंगप्पा, शस्त्र केवल हाथ से नहीं मन से चलाया जाता है। याद रखो, तुम्हारा हर बार केवल अभ्यास नहीं है, वो इस भूमि की रक्षा का संकल्प है। महारानी, महारानी, बॉम्बे से पत्र आया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया है। वो कह रहे हैं क्योंकि राज्य में कोई रक्त संबंधित पुरुष वारिस नहीं है, इसीलिए कित्तूर पर अब उनका अधिकार है। वो अंग्रेज कौन होते हैं तय करने वाले कित्तूर का भविष्य? हमारे पुरखों ने इस भूमि को अपने रक्त से सींचा है। वो कल के आए अंग्रेज हमें बताएंगे कि कौन कित्तूर का उत्तराधिकारी बन सकता है, कौन नहीं। इस मिट्टी से जन्मा हुआ एक एक बच्चा ताकत रखता है, अपना शासन स्वयं चलाने की ताकत रखता है, अपना भाग्य स्वयं लिखने की। राजा मलसर्जा को दिया गया वचन, उसे मैं एक स्याही की रेखा से नहीं मिटाने दूंगी। शिवलिंगप्पा, तुम्हें मैं केवल तलवार चलाना नहीं सिखा रही हूँ, तुम्हें मैं राजधर्म सिखा रही हूँ। और राजधर्म कहता है जहाँ अन्याय हो वहाँ मौन अपराध है। बालप्पा, कागज उठाइए, हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्फिंस्टन को पत्र लिखेंगे। हम शांति चाहते हैं लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। जैसा आपका आदेश महारानी। जो वचन मैंने मलसर्जा को दिया था उसे मैं मरते दम तक निभाऊंगी। कित्तूर झुकेगा नहीं, कित्तूर झुकेगा नहीं, कित्तूर झुकेगा नहीं। ये सभा इस प्रश्न पर बुलाई गई है कि क्या कित्तूर राज्य की रानी चेन्नम्मा का शासन वैध है या नहीं। दोनों पक्ष अपनी बात रखे, हम निष्पक्ष निर्णय देंगे। राजा मलसर्ज की मृत्यु हो चुकी है, उनका वैध पुत्र पहले ही चल बसा और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार यदि किसी राज्य में पुरुष उत्तराधिकारी ना हो तो वो राज्य अवैध माना जाता है। इसके अनुसार वो पूरा का पूरा राज्य ब्रिटिश कानून के अंदर आता है। और जिसे तुम लोग उत्तराधिकारी कह रहे हो, शिवलिंगप्पा, वो तो केवल गोद लिया हुआ एक बच्चा है। We can understand the feelings of your queen, but those can't be the foundation of your साम्राज्य। रानी ने जो किया वो केवल माँ का कर्तव्य नहीं था, बल्कि वो एक शासक की जिम्मेदारी थी। कित्तूर के लोग शिवलिंगप्पा को राजकुमार मानते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में गोद लिया गया पुत्र पुत्र ही होता है। और अगर बात शासन की हो तो महारानी न केवल राज्य चला रही है बल्कि जनता के दिलों में बसी हुई है। कोई अव्यवस्था नहीं, कोई विद्रोह नहीं, तो किस आधार पर आप हमसे हमारी भूमि मांगते हो? हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन अब ये पूरा साम्राज्य ब्रिटिश कानून के अंदर आता है, इसलिए आपके रूल्स अब बिल्कुल नहीं चल सकते। If the queen wants peace, she has to accept British protection. This isn't about her integrity. Let's call it a shift in power. अब ये ब्रिटिश साम्राज्य हमें सिखाएगा कि माँ कौन बनेगी और कौन नहीं, कि ये राज्य किसकी मिट्टी है किसकी नहीं। क्या हम इतने निर्बल हैं कि भविष्य का निर्णय स्वयं ना ले सके? Our intentions are not to threaten you, but we want harmony and peace. But as we know, once a devil, always a devil. कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी, पर ब्रिटिश सरकार की दृष्टि से कित्तूर के वर्तमान शासक की स्थिति अवैध मानी जाती है। गोद दिया गया उत्तराधिकारी कानूनन मान्य नहीं।
बालप्पा, शेट्टी कहो, क्या निर्णय दिया उन्होंने? महारानी, ब्रिटिश अधिकारी सर रॉबर्ट ने निर्णय दे दिया है। वो कह रहे हैं गोद लिया गया पुत्र राज्य का अगला उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। कित्तूर अब उनका अधिकार है। और उन्होंने ये भी कहा, या तो हम हमारा राज्य सौंप दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो ब्रिटिश का ने तय कर लिया है। देख रहे हो शिवलिंगप्पा, हमारे अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा हो रही है। माँ, क्या मैं सचमुच एक दिन कित्तूर का उत्तराधिकारी बन सकूंगा? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम तैयार हो, हम तैयार है। और इसलिए शेट्टी, बालप्पा, हम नहीं झुकेंगे। जब मलसर्जा ने ये सिंहासन सौंपा था, उन्होंने एक राज्य नहीं, एक उत्तरदायित्व सौंपा था। और मैं चन्नम्मा वचन देती हूँ, जब तक इस शरीर में प्राण है, कित्तूर की भूमि पर अंग्रेजी हुकूमत का झंडा नहीं लहराएगा। बालप्पा, किले के पश्चिमी दीवार पर बलवान रक्षी दल तैनात हो। शेट्टी, दक्षिणी द्वार पर अग्निबाण इकाई। शिवलिंगप्पा, तुम और मैं घुड़सवार दस्ते के साथ उत्तरी सीमा पर मोर्चा संभालो और सभी सैनिकों को आवाहन दो। आज से हर सिपाही केवल एक नाम से पुकारा जाएगा, कित्तूर पुत्र शिव शरणे जय, शिव शरणे जय, शिव शरणे जय, कित्तूर चिन्नम्मा की जय। लेकिन दूसरे युद्ध में उसे ब्रिटिशों ने धोखा दे दिया। ब्रिटिशों ने दुगनी सेना लाकर रानी को घेर लिया, उसके किले को घेर लिया। उसके खुद ही के लोगों ने उसे धोखा दिया। तोपों में बारूद की जगह मिट्टी भर दी। और जो होना था, वो शूरवीर रानी को ब्रिटिशों ने गिरफ्तार कर लिया। कितने दयनीय स्थिति में हूँ। मैं किस तरह स्वाभिमान से सिर उठाकर कित्तूर में राज्य किया करती थी और आज मैं इस अवस्था में हूँ। तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे चेहरे पर कितना तेज है। नहीं, मैं तुम नहीं हो सकती, मैं अवश्य नहीं हो सकती। याद है जब मैं पहली बार कित्तूर में आई थी, कितनी भयभीत थी। तब से मैंने कितने मुश्किलों को झेला। पहले राजा मलसर्जा की मृत्यु, फिर मेरे बच्चे भी चल बसे। तब से मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए बहुत समय लगा, और आज जहाँ मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, तो तुम कहते हो कि हम हार जाए। हम नहीं हार सकते। तो क्या लोग मुझे अभी भी जानते हैं? क्या मैं अभी भी उनकी यादों में बसी हुई हूँ?
जो चिंगारी अपने कित्तूर में चलाई थी, वो हर व्यक्ति के दिल में ज्वाला बनकर उभरी है। आज हर बच्चा आजादी देने खड़ा है। ऐसे छोटी सी बेड़ियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये जानकर मुझे इतना आनंद महसूस हुआ है कि अभी मृत्यु भी मुझे बुलाया तो मैं हंसकर उसे मिलूंगी और कहूंगी उसे, देख मैं आई हूँ, मैं आई हूँ, मैं आई हूँ। शिव शिव शंभो शंभो शंभो। रानी कितना चन्नम्मा तो सच में फौलाद की बनी हुई थी। तलवार के नोक पर अपने लोगों की किस्मत लिखना सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो हमारे समाज में जो पुराने रीति रिवाज है ना, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनसे लड़ना तलवारबाजी से कुछ कम नहीं सकी। हाँ सखी, मेरे गोपाल तो कभी कभी राज दरबार जाते हैं और जब वो कुछ कहते हैं तो वहाँ बड़े बड़े बैठे हुए ब्रह्मा भी ऐसा मुंह बनाते हैं कि कोई भूचाल ही आ गया हो। तो सुनिए, देखिए और जानिए कहानी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय, समाज और सीमाओं से पार जाकर हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। मुझे गर्व है कि मेरा नाम उनमें से एक है। सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किलों से भरा होता है। उस वक्त जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनका जीवन घर के 4 दीवारों में सीमित था, तब मैंने हिम्मत दिखाई और मैं बनी भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर। मेरा नाम यमुना है और लोग मुझे प्यार से यमी, यमू या यामी पुकारते थे, लेकिन आज आप सभी मुझे आनंदीबाई जोशी के नाम से पहचानते हैं। मेरा जन्म 31 मार्च 1865 महाराष्ट्र के एक छोटे शहर कल्याण में हुआ था। मेरा बचपन काफी सुहाना था। चाहती तो अपने लिए एक आसान जिंदगी चुन सकती, लेकिन मेरे सपने साधारण नहीं थे। उस समाज में जहाँ लड़कियों को घर की दहलीज पार करना मना था, मैंने 7 समंदर पार करके अपनी मंजिल हासिल की। मेरी इस यात्रा में मेरे सबसे बड़े सहारा बने मेरे पति गोपाल राव जोशी, जिन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया और समाज की कड़ी पाबंदियों के खिलाफ मेरा साथ दिया। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर उस लड़की के लिए प्रेरणादायक है, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखती है। ये कहानी है विश्वास, संघर्ष और सफलता की। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? हम गिल्ली डंडा खेलेंगे तो गिल्ली
चले गए मेरे बच्चे? मेरे बच्चे तो चिंता तो होगी कि नहीं। देवा देवा देवा, कहाँ चले गए? कहाँ है? हाँ, यमुना, कहाँ गई थी तुम? आई मैं खेलने गई थी। खेलने गई थी? खेलने का वक्त है कि खाना खाने का वक्त है? हाँ, अरे मुझे चिंता होती है ना, तुम्हारी काळजी होते ना मला। काळजी होते म्हणे, सकाळ दुपार संध्याकाळ मारत असते, नजर ओढत असते, मारत असते, नजर ओढत असते, मारत असते, तुझा तोंडाचा भाचा जरा बंद ठेव। चलो बेटा चलो, आओ खाना खा लेते। आई पहले कहानी सुनाओ। हाँ, पहले कहानी सुनाओ। हाँ, पहले कहानी सुनाओ। बरं बरं सुनाती हूँ। बताओ किसकी कहानी सुनाओ? वो कछुए वाली सुनाओ ना। नहीं 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 नहीं। वो पंछी वाली सुनाओ ना। नहीं 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 नहीं। वो लोमडी वाली सुनाओ ना, ज्याच्यामध्ये कोल्ह्याला द्राक्षात आंबट लागते। नहीं 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 नहीं। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक अज्जी की कहानी सुनाती हूँ। आजी की कहानी। हाँ, एक थी अज्जी, उसे अपनी बेटी से मिलने का बड़ा मन कर रहा था, पर उसकी बेटी जंगल के उस पार रहती थी। तो वो जंगल पार करके जा रही थी तो पता है उससे कौन मिला जंगल में? कौन मिला? उससे मिला एक खूंखार शेर। शेर? फिर शेर ने अजी को खा लिया? नहीं गया मैं। उसने फिर कहा कि अज्जी मैं तुम्हें खाने आया हूँ, पर फिर अज्जी ने लगाया अपना दिमाग। अज्जी ने कहा, शेर भाऊ देखो ना अभी मैं कितनी दुबली पतली हूँ, तुम मुझे अभी कहोगे तो तुमको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, पर अभी 10 दिन के लिए मैं ना अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ वो मुझे बहुत खाना खिलाएगी, फिर तुम मुझे खाओगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो शेर भाऊ बोला बरसा। तो फिर आजी चली गई, पर 10 दिन बाद आ गई इम्तिहान की घड़ी, जब आजी को शेर का सामना करना था। तो फिर पता है उसने क्या किया? क्या? फिर आजी की बेटी ने लगाया उसका दिमाग। उसने कहा, आई साहेब तुम ना इस भोपड़े में बैठ कर जाओ। भोपळा? भोपळा यानी कद्दू। बिल्कुल सही माझी हुशार यमुना गोड़ंबी। तो फिर आजी बैठ गई भोपड़े में और भोपड़ा चला टुनुक टुनुक। भोपळा टनक टनक, चले भोपळा टनक टनक, चले भोपळा टनक टनक, चले भोपळा टनक टनक। काय झालं? जोशीबाई आहे सगळी? हो. अरे सुनीताताई या या या, आइए। आप क्या कहाँ है आपकी यमुना? यमुना को बुलाइए। यमुना क्या हुआ? पूछिए इसे क्या किया इसने? क्या किया तूने? अरे इस बच्ची का टिफिन ले लिया। अरे कहाँ है कहाँ? हाँ आ गई, अच्छा हुआ। बताया क्या किसकी बेटी ने? अरे पूछो इसी से पूछो। क्या किया तुमने? हाँ? अरे ये क्या बताइए, मैं बताती हूँ। मेरी बेचारी फूल से बेटी इसका डब्बा चुरा लिया और देखिए कैसे मारा, कितना चोट लगा है इसे। अरे ये कुछ नहीं, मेरी बेटी को पेड़ पर चढ़ाया और वो चढ़ने नहीं वाली थी, इसने उसे डराया धमकाया और बोली अगर ये पेड़ पर नहीं चढ़ेगी तो इसके साथ कोई बात नहीं करेगा। मेरी फूल जैसी बच्ची पेड़ पर ही लटकी रही। अरे चुप हो जा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, माझं लेकरू दिवसभर झाडावरच होतो, आता घेऊन आले मी तिला। बघाओ कैसे हंस रहा है, जब माँ ही ऐसे तो बच्चे तो ऐसे होंगे ही। काय चाललंय बाजूला व्हा। अरे तुम्ही कोण? अरे माझंच घर आहे। मलाच विचारताय तुम्ही कोण? अरे वहिनी आपण नमस्कार, आपण इथे? पूछिए जरा कि बेटी ने क्या किया, फिर पता चलेगा। यमुना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लोगों को ऐसे सताया मत किया करो, तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनती? जाऊ दे हो बहिणी, जाऊ दे, लहान आहे ना, जाऊ दे, सोडून दे। अरे बोलो ना कुछ तो, क्या हुआ बोल। मैंने माफी मांगूंगी, मैं तो सिर्फ खेल रही थी। नहीं, इसने जानबूझकर किया है। ये झूठ कह रही है। खोटारडी, नहीं तू खोटारडी, नहीं तू खोटारडी, नहीं तू खोटारडी, नहीं
बदनसीब से। ऐसे ही है ये लोग। तुमको कितनी बार बोला है मैंने उनके साथ मत खेला करो, फिर भी तुमको समझता नहीं है क्या? एक बार कहा तो समझ में नहीं आता तुमको? अरे बेटा तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ ना मैं। देखो वो लोग पहले तुमसे दोस्ती करेंगे, फिर तुम्हारे साथ खेलेंगे, फिर खुद कुछ गड़बड़ करके तुम्हारे ऊपर इल्जाम डालेंगे। एक बार बोलो तो समझता नहीं है कि तुमको? वो एक मिनट जरा था। तुम बस मुझे डांटते रहो, अभी कुछ मत करो। अगर अरे अरे क्यों कर रही तुम्हें? अगर थम गए। देखो देखो कैसे सिर पे चढ़ा के रखा है आपने उसको। मैंने ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? सब कुछ जानती हूँ मैं। हाँ 9 के 9 बच्चों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक यमु पसंद है। क्यों क्यों बोलो बोलो बोलो। हाँ क्यों क्यों क्यों? सब सारे बच्चे अपने माँ बाप के लिए एक जैसे ही होते हैं, परंतु यमु खास है क्योंकि मुझे उसमें अपने पूर्वजों की छवि दिखाई देती है। वो पूर्वज जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी थी। हो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आप उसको पढ़ाते हैं, है ना बोलो। अगं आता तू माझं ऐकणार आहेस का की बडबड करत राहणार आहेस? ऐकणार आहेस? मी ऐकत तर होती। अरे मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला अभी तक। आप लोग ये बताइए निकला क्या? मैं कुछ बोली? बिल्कुल नहीं। और ये बोल रही है ऐकणार आहेस का? हो अगं तू एकदम गप्प होतीस ग। मीच बडबड करत होतो, सगळी मीच बडबड करत होतो। आता बोलू? बोला बोला। हा आता मला सांग काय येणार आहे? मला काय माहिती? अगं गणपती। अय्या हो। हा आता आपल्या घरी गणपती बसणार आहेत। हो. आता पुढचे 10 दिवस फक्त मजा आणि मुलांचे दंगे। आ! ये तो हंस के चले गए, पर गणपति के लिए सारी तैयारियां, घर के सारे काम वो तो सब मुझे करने पड़ेंगे ना। हंसून चालले जातात। कुठं आहेत सगळे? येणार आहेत का नाही? पूजाची तयारी झाली. हॅलो 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 येऊन बसा. ये गए मैं पूजाला सुरुवात करतो मी. ओम गणपताय नमः. ओम गणपती नमः. ओम गणपती नमः. ओम गणपती नमः. ओम गणपती नमः. ओम नारायण नमः. ओम चित्त नमः. ओम चित्त नमः. ओम चित्त नमः. ओम चित्त नमः. सांज नमः. तर पूजा आता गणपतीची प्राण प्रतिष्ठा झाली आहे. मला असं म्हणणं आहे की मुलांनो तुम्हाला वक्रतुंडाय महाकाय येतं तर म्हणा बरं. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. किती छान आणि हुशार मुलं आहेत. तर संपन्न झाली आहे आरती पूजा. संध्याकाळी आरती करत राहा आणि नैवेद्य दाखवा. माझी दक्षिणाच हे घ्या भटजी बा तुमची दक्षिणा. नैवेद्य दाखवायला विसरू नका. हो, नक्की. एवढं मात्र विसरू नका. बाबा काय ग बाळा? आपने देखा ना वो भज्जी कैसे जोर जोर से मूर्तियों को साफ कर रहे थे और भगवान कुछ बोल भी नहीं रहे. जैसे हमारी गुड़िया चुपचाप बैठती है ना वैसे ही चुपचाप बैठे हैं. हाँ भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे थे. अरे बाळांनो ये जो गणपति की मूर्ति होती है ना वो गणपति नहीं होती. गणपति की मूर्ति से फिर गणपति का एक प्रतीक होती है, उसका एक रूप होती है. अब आप सब लोग मुझे बताओ, अगर गणपति की मूर्ति तुम्हारे सामने न हो तो क्या तुम फिर भी गणपति की पूजा करोगे? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं. हाँ कर सकते हैं. हाँ ताई बिल्कुल सही कह रही है. हाँ तो इसका मतलब ये है कि गणपति की पूजा करने के लिए गणपति की मूर्ति की जरूरत ही नहीं है. गणपति के बिना पूजा. आई प्रसाद दो ना. ओ गबड़ा देख ये है मेरे श्री हरि के लिए, ये मेरी लक्ष्मी के लिए और ये यमुना तुम्हारे
आई आई मैं आरक ले सकती अरे आपको कहा था ना मैंने, दिन ब दिन उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। देखिए देखिए कैसे चली गई वो एक और प्रसाद का लड्डू लेकर। ये ठीक है, जाने दो। आपको क्या लगता है उसके वजह से घर में शांति है? शांति? अरे शांति का तो सत्यानाश करके डाला उस लड़की ने, और आप कहते हैं शांति रहती है घर में। हाँ। हो हे जोशाचंच घर. कोण आहे तिकडे? हा, आपण कोण? ऐकू नाही येते, इकडे येऊन बोला बरं. कोण आहे? या इथे या. अरे अरे येतं. मी जोशी हा? जोशांच्या घरी जोशी? जोशांच्या घरी जोशी अहो नाही हो, जोशांच्या घरी नाही जोशी. नाही जोशांच्या घरी जोशी जोशांच्या घरी जोशी. जोशांच्या घरी जोशी अहो जोशांच्या घरी जोशी. जोशांच्या घरी जोशी जोशांच्या घरी जोशी. बरोबर बोलताय हा. तुम्ही जोशांच्या घरी जोशी अहो जोशांच्या घरी जोशी. जोशांच्या घरी जोशी जोशांच्या घरी जोशी. जोशांच्या घरी जोशी मी म्हणतोय जोशांच्या घरी जोशी. मी जोशांच्या- मी जोशां- कोण देणार? कोण दोषी? हे जोशी हे जोशी. हे जोशी हं. हा अहो सोडा त्यांना काय. देखिए आपका नाम क्या है? मी गोपाळराव जोशी मूळचा नाशिक जवळील संगमनेर या गावचा हायस्कूल पर्यंत इंग्रजी शिक्षण बरं का ब्रिटिश टपालखान्यात नोकरीस नुकतीच बदली ठाण्यास म्हणून इकडे आलो वा 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 वा. खूपच शिकलेले वाटताय तुम्ही. वा वा. आणि नोकरी पण करता. वा वा वा. आणि शिक्षण विंग्रजीत. वा 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 वा, चांगलं आहे. थोडे तसे चिडके आहात म्हणायचं. काय म्हणजे तुमचा स्वभाव खूप चांगला आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण दोघं आडनाव बंधू हा. म्हणूनच काकांनी सांगितले की त्वरित तुम्हास भेट करावी वा 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 वा, चांगलं केलं. आणि म्हणून आजपासून तुम्ही ह्या घरात राहू शकता. काय? खोली कुठे ते सांगा इकडून वर. इकडून वर जा तुम्ही. गेले ते. अच्छा गेले. लड़का अच्छा है और संस्कृत भी पढ़ा है. अपने यमे को वो संस्कृत भी पढ़ाएगा. हाँ. हाँ, हम उसे ही कह रहे थे कि जाकर हमारी अम्मी की शादी भी करा दो, है ना? अरे शादी शादी शादी. मुझे एक बताओ, लड़का ढूंढना कोई आसान काम है? हाँ, म्हणजे थोडं तो आसान है. हो का? ठीक आहे. मग आता बघ, तिकडे बघ, तो रानड्यांचा मुलगा आहे ना, हो. तो कसा वाटतो तुला सांग मला. अगदी छान, सर्व गुणा संपन्न. कल शादी तय हो चुके है उसकी. अच्छा, इतना भी अच्छा नहीं. सोडा. हा? आणि आता तो पेन्शनचा मुलगा, तो कसा वाटलं बरं तुला? हो, तो पण अगदी छान, पर बहुत गोरा है. हमारी अम्मी कैसी थोड़ी सावली है ना, तो वैसा ही लड़का ढूंढना चाहिए. हाँ. आणि आता तिकडे बघ, तो काळ्यांचा मुलगा, तो कसा वाटला तुला? हाँ, अच्छा है. पर उसकी माँ बहुत झगड़ालू है, और अगर माँ ही इतनी झगड़ालू होगी तो बेटा तो कितना झगड़ालू होगा. सुना सुना, खुद को सुना. तुम्हें तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता. अब क्या करें इस लड़की का, कैसे शादी करते हैं? क्या करे? समझ में नहीं आ रहा. काय करायचं मुझे खास समझ में आ रहा है. मी आलोय हाँ? वो दरअसल मेरे कमरे में पानी नहीं था अगर मैंने लिया तो चलेगा हो चालेल चालेल. वहाँ स्वयंपाकघर है. हा, वहाँ- तिकडे जा. हा, हो. हा. तू काय थांबले, ये परत इकडे. हा, हा, मी काय थांबले करायचं काहीच कळत नाहीये बाबा. काहीतरी करायलाच. काय करायचं? क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? गोपालराव जोशी. तो पाण्याचा नळ सापडत नाहीये तो कुठे आहे ते सांगा हो, आप बैठे ना. बैठिए. लाइए, मैं पानी भरती हूँ. अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अरे नहीं, मैं मैं खुद
अरे काय चाललंय? अरे हळू जरा. अरे बस. और हाँ आपके लिए ना हल्दी दूध भी लेकर आती हूँ वाह वाह मस्त. वैसे आपके घर में ऐसा कोई पड़ा है क्या? है ना? कौन कौन? मैं कितना मजाकिया है. मेरा मतलब था आई बाबा आजी आजोबा असं म्हणणं आहे माझं. काय ना माझी आई? वाह वाह वाह, मुझे तो लड़का पसंद हो गया है. कोई अरे वाह वाह. कुछ नहीं. हाँ बैठिए ना, बैठिए. अरे ये पानी पीजिए. तुझा मिळाला. एकदम अच्छा. शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई. उस परंपरा के अनुसार हम अपनी बहू का नामकरण करेंगे. जावई बापू, तुम्हाला काही नाव सुचवायचं असेल तर नक्की सुचवा बरं का. गोपाल की इच्छा अनुसार आज से यमुना जोशी का नाम है आनंदी गोपाल राव जोशी. सुंदर नाम है. वाह वाह. अरे क्या हुआ? क्या? कृष्णा बोल रहा है कि आई का नाम बहुत ही प्यारा है. किती गोड. चलिए निकल. पण आता चला. चला या असं चला. केवढं लग्न करायचं. ताई की शादी कितने अच्छे से हुई ना? हाँ बहुत अच्छी सी हुई. लेकिन मुझे ताई का बहुत याद आएगा. अरे मुझे भी बहुत याद आएगा. अरे काही नाही. चला. चला. ऐका. ऐका ना. मला काहीतरी. तुम्हीच बोला. मला एवढंच बोलायचं होतं की तुमच्यासाठी जेवण तयार आहे. अगं मला पण तेच म्हणायचं होतं. खूप भूक लागली. अगं ऐक ना. लिखो. अयम निजयो परो वेति. अब फिर से लिखो. लिखो. अयम निजो परो वेति. आज मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है. कितना अच्छा भाषा बना. कल्याण जी बिल्कुल अलग है. चलो हम घूमने चलते हैं. देखो अगर पढ़ोगी नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा. मार लीजिए. मुझे वैसे भी बचपन से आदत है मार खाने की. अच्छा तो आपको मस्करी सुन रही है. चलो उठा आपका सामान, मैं आपको मायके नहीं, मैं लिखती हूँ. बर ये लो किताब. इसके पहले 10 पन्ने पढ़कर रखना शाम तक. मैं वापस आऊंगा तो कुछ प्रश्न पूछूंगा, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी. नहीं. अरे आनंदी, ये क्या कर रही हो? आज एकादशी है. एकादशी का खाना बनाया क्या? मैंने आलू उबाल कर रख दिए हैं और खिचड़ी भी पका कर रख दी है. अभी तुम ही देख लो क्या करना है. चलो उठो. ये
आपने किया ना? कौन सा काम? मैंने आपको किताब पढ़ने के लिए कहा था और तुमने इसे यही छोड़ दिया। सासूबाई ने मुझे काम दिया था। आपने गलती की है, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। 2 दिन के लिए तुम्हारा खाना बंद और जब तक यह किताब पढ़कर नहीं होता तब तक तुम सो नहीं सकती। अब जाओ अंदर और पढ़ो। अरे क्या हुआ? मैंने देखा आनंदी रोते हुए कमरे में गई। आप क्यों उसे घर के कामों में फंसा कर रखती हो? मैंने उसे किताब पढ़ने के लिए कहा था और वो बना रही है फलहार। नुसता वेळ वाया जातो तिचा। वाह वाह वाह, आज एकादशी है, मग काय देवाला पुस्तक चढवणार का? आणि खाणार काय? पुस्तक? आज एकादशी थी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, दशी दशी दशी, यही करते रहिए आप। अरे लेकिन इतना पढ़ा लिखा कर क्या करना है औरतों को? घर के काम करना यही उनका कर्तव्य है। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है नाई। हम औरतों को पढ़ाते नहीं है, हम उन्हें सिर्फ घर के कामों तक सीमित रखते हैं। अगर हमने औरतों को पढ़ाया तो हमारा घर ही नहीं, हमारा देश भी आगे जाएगा। राहू दे, मला सगळं समजलं। अगं आई, मला तुला नव्हतं म्हणायचं। राहू दे। ठीक है। आनंदी, मैं एक काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। अहो हे तर घेऊन जा। अहो हमेशा छाता भूल कर ही जाते हैं। बचपन में सबसे चंचल थी मैं, फिर शादी हो गई अपने से 20 साल बड़े गोपालराव जोशी से। फिर मैं अलीबाग और संगमनेर घूमी। अब भी यकीन ही नहीं होता कि मैंने अपनी आंखों से इतना कुछ देखा है, इतना कुछ। वक्त बीतता गया, मैं कब छोटी से बड़ी बनी पता ही नहीं चला। मैं 14 साल की थी जब मुझे एक बेटा हुआ। ये सुन के चौंकिए मत, उस समय बाल विवाह और छोटी उम्र में बच्चे हो जाना आम बात थी। अगं आनंदी बाळा, कुछ तो खा ले। कब तक ऐसे रहेगी? उसका जीवन इतना ही था। अभी ये समझ के आगे बढ़, भगवान की यही इच्छा थी। अभी ये सोच के भूल जा। ये ले, कुछ तो खा ले। अब जाइए, मुझे नहीं कुछ खाना है, ना ही किसी से बात करनी है। अरे मेरी बेचारी बच्ची। आनंदी, ऐसा कब तक चलेगा? कुछ तो खा लो। तुम कब तक खुद को तकलीफ देती रहोगी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? फूलों की तरह संभाला था मैंने उसको। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। आनंदी, ये तो हमारा दुर्भाग्य था कि ये हमारे साथ ही हुआ। हमने अपने पुत्र को बचाने की पूरी कोशिश की थी। नहीं, हमने पूरी कोशिश नहीं की। मैं कैसे नहीं जान पाई कि मेरा बच्चा बीमार था। मुझे इतना बेबस आज तक कभी महसूस नहीं। दिल छोटा मत करो तुम। चलो जाओ, सो जाओ और कल से पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है। क्या दिया है इस पढ़ाई ने जो मैं संभाल कर रखूं, संजो कर रखूं? अपना बच्चा खोया है मैंने। इस माँ के दर्द को ये पढ़ाई संभाल सकती है? मुझे पढ़ाई में कोई रस नहीं दिखाई देता। मैं तो सोच रही हूँ त्र्यंबकेश्वर जाकर पूरी तरह से संन्यास ले लूंगी। गंगा माँ से विनती करूंगी कि मुझे अपने में संभाले। मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। इतना दर्द अपने दिल में रखकर मैं नहीं जी पाऊंगी।
कर लेती है। ये वही आनंदी है जिसके लिए मैं समाज से लड़ रहा हूँ। ये वही आनंदी है जिसके लिए मैं अपनी माँ से भी लड़ रहा हूँ। और आज वही आनंदी गोपाल राव जोशी मुझे निराश और हताश दिख रही है। जब भगवान हमें कोई संकट देता है तो इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है कि हम उससे लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। अगर उसे पता होता कि इतना कष्ट लेकर भी हम हार जाएंगे तो वो ये संकट हमें कभी नहीं देता। आनंदी, तुम्हें यही सीखना है ताकि हर वो आनंदी जो पढ़ने लिखने और प्रतिभा की वजह से आगे बढ़े, तुम्हें इसलिए आगे बढ़ना होगा ताकि कल कोई भी स्त्री अपने मन के विरुद्ध काम ना करे और इसे सिर्फ घर के कामों तक सीमित ना रखा जाए। तुम्हें स्त्री जाति के लिए पढ़ना होगा आनंदी। इतना ज्ञान पाकर भी अगर तुम अज्ञान रह गई तो क्या फायदा। तुम्हें पढ़ना होगा आनंदी, तुम्हें पढ़ना होगा। सही कह रहे हैं आप। मैं अपने दुख में समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या करूं। अब मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। जिस दुख से हम गुजरे हैं उस दुख से और कोई आनंदी और गोपाल न गुजरे। मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हर उस चीज का सामना करूंगी जो मेरे डॉक्टर बनने के सपने में बाधा बनाएगी। Good morning, Mr. Wilder. I hope you are doing well. This letter is to inform you about my wife's interest about learning medicine. She is very ambitious. Could you help with the same? I promise you won't regret your decision. Please help us by telling us about the various opportunities available. Thank you, Gopal Rao Joshi. अरे हे बघा जोशीची बायको आली, कहती है पढ़ेगी डॉक्टर बनेगी। छी, वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाने ले जाता है गोपाल राव से। अरे जिन्हें देश से निकालना चाहिए उन्हीं के साथ घुलेगी मिलेगी तो कैसा होगा। हे रुको गोपाल राव, हमारे धर्म में लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, ये चुकीचा है बरका। हो, ये चुकीचाच आहे। हमारे धर्म में औरतों को क्या करना चाहिए आप ही बताइए। अब मैं भी तो औरत हूँ, मुझे तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे भी हमारे घर की औरतें बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करें, यह भी शोभा देता है क्या? बराबर है। घर की औरतों को दूसरे बाहर जाने वाले औरतों पर लांछन लगाना शोभा देता है ना बहिणी? अहो गोपालराव, मी म्हणतो घरातील बायकांना शिकवलं तर कोणाचा हात पकडून पळून जाईल, मग घर कोण सांभाळणार, घरातली कामं कोण करणार? असं म्हणजे ही समस्या आहे। बरोबर आहे, ती पळून जाईल म्हणून तिला शिकवू नये ना। पण ती पळून जरी गेली किंवा शिकत असेल तरी आपण घरातली कामं का नाही सांभाळू शकत? असं तरी कुठं लिहून ठेवलंय का की पुरुषांनी घरातली कामं सांभाळू नये? अरे 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 कितना बोल रहा है ये। इसे तो गांव से नहीं देश से निकाल देना चाहिए। कितना बोल रहा है। अरे कसे कसे लोक असतात बाबा, काय विचार कसरत असतात। Good morning everyone. I am Anandi Gopal Rao Joshi. As you may know, I am done with my education at Missionary Girls School and now I am going to America to study medicine. I am going as an Indian and promise to return as an Indian. I am not just going for myself. I am going as a woman
who has seen other women suffer silently, how they hesitate to talk about their problems with male doctors, and how we don't have enough trained professionals. I want to change that, and I will. Thank you. आखिर पहुंच ही गए अमेरिका। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी। Sorry. Wait a minute. Are you Anandi Bai Joshi? Anandi, Theodosia? Oh yeah. Nice to meet you. How are you? I hope you had a really nice journey. Welcome to America. And I must say that you're wearing a really beautiful Indian dress. Oh, thank you. America is very beautiful, but it is very cold. Oh, I know. But don't worry about that. All the houses here are cold and heat resistant. Okay, I'll show you my house. Oh, and how's your health? Are the herbs I sent you working? Oh, thank you for that. I made the herbal tea, but then I was back to zero. Okay, we have reached my house. Come. This is your room, and it even has a small kitchen attached to it, so that you can cook whatever you like. And now this is the fireplace. We burned the wood here when it gets too cold. Oh, but doesn't it get all smoky? Oh, no. The smoke escapes from the chimney. Tomorrow, I'll show you how to use the metro and take it to your college. College? Oh, yeah, I've been meaning to tell you this. You got admission in the Women's College of Pennsylvania with a scholarship. Really? That's great, Theodosia. Thank you. This wouldn't have been possible without you. And can you also show me a place to hang my God's picture? Sure, come with me. मुझे यहाँ आके 1 साल हो गया। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी बिल्कुल खराब है। रात को आंखें बंद करने डर लगता है, कल खुलेंगी भी या नहीं। खांसते कभी खून निकल जाता है। आपको पता है, मुझे मेरे रिसर्च रिपोर्ट के लिए सिल्वर मेडल मिला है और मैंने यहाँ के सारे रास्ते याद कर लिए हैं। आप आएंगे तो आपको घुमाऊंगी। 1 साल तो हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हो। मैं ठीक हूँ, तुम अपनी तबीयत की बिल्कुल चिंता मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर इतना अच्छा रिसर्च होता तो गोल्ड मेडल आता ना। सिर्फ सिल्वर मेडल लाकर क्या सिद्ध किया? देख रहा हूँ, सर से पल्लू हट गया है, पैरों पर जूते चढ़ गए हैं। जब तक मैं वहां पहुंच जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना नाम आनंदी से बदलकर सूजी रख लो। आप मेरे पल्लू की चिंता मत कीजिए, मेरी साड़ी अभी भी कसी हुई है। मुझे लगा कि आपको चिंता होगी कि आपकी पत्नी कैसी है, लेकिन मैं तो भूल गई कि आप मेरे शिक्षक पहले, पति बाद में है।
मेरी तबीयत की ध्यान नहीं रख पा रही, इसीलिए कॉलेज के डीन मेरे साथ रह रहे हैं। आपको जब तक ये खत पहुंचेगा मेरा ग्रेजुएशन आ चुका होगा। आप आएंगे ना? Anandi, what is that? Oh, it's just a letter for my husband. Oh, really? That's so sweet. Really? Why? Because, well, in America, we don't really follow such traditions. Can we post this on a way? I really need to give this to my husband. Oh, isn't that urgent? Is everything okay? I hope so. He sounded very angry in his last letter. Even after I told him I wanted a silver medal. I don't know what to do. Oh, okay. Just give that to me. No, I'll do it. Let me do it. No, I'll do Anandi, give that letter to me. No, I'll do it myself. Fine. You and an importance of self-independence. Oh, let's go now. We'll be late. Okay, let's go. आज मेरे हाथों में सिर्फ एक मेडिकल डिग्री नहीं, लेकिन एक बदलाव का प्रतीक है। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो मुझे क्वीन विक्टोरिया ने खत लिखा, जिसमें उन्होंने मुझे भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर बनने में बधाई दी। मेरे बैच में और 2 नारियां थी, एक सीरिया से और एक जापान से, जो अपने अपने देशों में पहली महिला डॉक्टर बनी। ये डिग्री सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस महिला की है जिसे कभी कहा गया था वो नहीं कर सकती। ये सबूत है कि जब एक महिला ठान ले तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जो छोटी लड़कियां आज मुझे देख रही है, सपने देखते रहो। रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारा इरादा तुम्हारी ताकत बनेगी। अब वक्त आ चुका था कि मैं अपने देश हिंदुस्तान वापस जाऊं। हालांकि गोपाल साहब यहाँ आ चुके थे, लेकिन अपने देश की मिट्टी पर पैर रखने बहुत उत्साहित थी। आहो हो, पटकन चला ना, उशीर होईल। हाँ आनंदी, आराम से। अभी थोड़ी देर पहले इतना खास रही थी और अब सब ठीक हो गया। फिर नहीं तो क्या, अपने देश जा रही हूँ, ठीक ही हो जाऊंगी ना मैं। चलिए। ठीक है। इतने सारे लोग। अरे क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के लिए क्यों नहीं आएंगे? अरे समाज के सहयोग से तो बनी है डॉक्टर, समाज ने कितना अरे आनंदीबाई, आपको पता था कोल्हापुर के एल्बर्ट हॉस्पिटल में आपको नौकरी मिल गई है? हाँ। अरे ठीक है ना, ठीक है ना? थक गई होंगी, थक गई। चलो चलो, या समाज आपके साथ है। समाज आपके साथ है। लेकिन वो खुशी, वो जीत का पल ज्यादा देर टिका नहीं। हमें पता चला कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है, और उस वक्त उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जिंदगी भी कैसी अजीब रीत लगती है ना। जिस दर्द का इलाज करने निकली, उसी ने मेरी सांसें चुरा ली। 26 फरवरी 1868, बस मेरे 22वें जन्मदिन के 1 महीने पहले मैं चल बसी। मेरा जीवन छोटा था, लेकिन सफर ऐसा था कि पूरी दुनिया याद रखेगी। मैं एक छोटी सी किरण थी, चमकती थी अंधेरे में। पढ़ने की चाहत थी मुझ में,
इसलिए सबसे टकराई थी। थक कर भी रुकी नहीं। घर के कोने से विदेश के द्वार तक ले गई थी अपने सपने को। जिस बीमारी का इलाज करने निकली वही बन गया मेरा अंतिम गीत। लेकिन सुनिए, मैं अभी गई नहीं हूँ। मैं हर उस आवाज में हूँ जो ज्ञान के लिए बोलती है, हर उस औरत में हूँ जो ख्वाब देखती है। मैं अब भी जिंदा हूँ, किताबों के पन्नों में, पाठशालाओं के कोनों में, और हर उस पल में जब एक बेटी कहती है मुझे पढ़ना है। मैंने पूरी कोशिश की थी आनंदी, जितना मेरे बस में था मैंने किया, पर तुम्हारे जाने के बाद बस एक ही आवाज बार बार कानों में गूंजती है, तुम्हारे आखिरी शब्द, मैं ठीक हूँ, आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया। लेकिन सच कहूँ तो मुझे माफ कर देना आनंदी, अगर मैंने तुम पर कभी ज्यादा शक्ति दिखाई हो, तुम्हारी थकान नजरअंदाज किया हो। तुम तो चली गई, लेकिन तुम्हारी यादों ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे देहांत के बाद मैंने तुम्हारी अस्थियां मिसेस कारपेंटर को भेज दी, वही जो तुम्हारी रक्षा कर रही थी अमेरिका में। उन्होंने तुम्हारी अस्थियों को पॉकिप्सी के रूरल सिमेट्री में दफन किया, अपने परिवार के सिमेट्री के पास। परिवार जैसे ही तो बन गया था वो तुम्हारा, इतनी दूर, अपनों से दूर, लेकिन तुम्हारी सपने के सबसे पास। और तुम्हारे कब्र पर लिखा गया, The first Brahmin woman to leave India to obtain an education। तुम पहली थी आनंदी, तुम पहली थी, और अब तुम अमर नायक बन गए। आज ब्रह्मांड में एक क्रेटर भी तुम्हारा नाम से जाना जाता है, आनंदीबाई जोशी क्रेटर। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम अपना निशाना आसमान में छोड़ जाओगी? वो कहते हैं ना, आसमान छू लेना। तुमने तो सच में आसमान छू लिया आनंदी। अभी भी तुम्हारी याद आती है आनंदी, अभी भी तुम्हारी याद आती है।